नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत में टेस्ला के आने का रास्ता साफ। सरकार ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी। इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर 15% किया। 4,150 करोड़ रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और लोकल सोर्सिंग की शर्तें रहेंगी जारी। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव। निफ्टी 125 और सेंसेक्स 450 पॉइंट टूटा। मिड कैप शेयरों में बिकवाली, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। पीएससी ऑटो एनर्जी शेयरों में बिकवाली। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई कड़ी फटकार। बॉन्ड खरीद की तारीख और नंबर का खुलासा करने को कहा। एसबीआई चेयरमैन को नोटिस देकर सोमवार तक मांगा जवाब। कल से देश में बजने लगेगा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने कल वोटिंग के लिए तारीखों का ऐलान करने की दी सूचना। दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट से झटका। ईडी के सामने हाजिरी वाले समन पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। हाजिरी से रियायत के लिए ट्रायल कोर्ट में अब देनी होगी याचिका। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दक्षिण भारत के अभियान पर प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में भरी हुंकार। कहा, तमिलनाडु में अभी होगी बड़ी जीत। विपक्षी गठबंधन के घोटाले की लिस्ट गिनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव पर न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में मोदी का तूफान। 2019 से भी बड़ी जीत संभव। एनडीए के 400 पार होने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 105 सीटें मिलने की उम्मीद। भारत में टेस्ला के आने का रास्ता अब साफ हो गया है। सरकार ने नई ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के जरिए ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पॉलिसी के तहत इंपोर्टेड ईवी पर ड्यूटी को 100% से घटाकर 15% किया जाएगा। ये ड्यूटी 29 लाख रुपए या इससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर कम की जाएगी। इसके लिए ईवी कंपनी को 3 साल के अंदर भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना जरूरी होगा। और डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन। जी, दरअसल टेस्ला जैसी जो कंपनियां हैं वो काफ़ी समय से ये मांग कर रही थी कि उन्हें कम जो कस्टम ड्यूटी है वो फेस करनी पड़े। तो सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है। उसमें इन कंपनियों को जो ड्यूटी है वो तो कम कर दी जाएगी, 15% तक कर दी जाएगी, लेकिन उन्हें भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना पड़ेगा। और इसके लिए कितना समय मिला है? तो 3 साल में कम से कम उन्हें ये काम शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्हें लोकल जो है इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो $500 मिलियन यानी कि कम से कम 4,150 रुपये जो है, कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा। अधिकतम इन्वेस्टमेंट वो कितना भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो सोर्सिंग है, कम से कम पहले 3 साल में कम से कम 25% जो कंपोनेंट है वो इंडिया से होना चाहिए। और जो 5 साल है उसमें 50% जो कंपोनेंट है वो भारत से होना चाहिए। और अगर वो ऐसा करती हैं, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती हैं, तो हर साल करीब 8,000 ईवीज जो हैं वो जो है इंपोर्ट कर सकती है, बहुत ही कम 15% के जो कस्टम ड्यूटी है उसको लेकर। और 5 साल का जो टोटल पीरियड है उसमें अधिकतम 40,000 ईवीज को वो इंपोर्ट कर सकती है। तो अगर कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती हैं, अगर वो उसकी बैंक गारंटी देती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने का, तो उन्हें कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। ये सरकार ने इस पॉलिसी में साफ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और इससे टेस्ला के भारत आने का रास्ता साफ होगा, जिस पर बहुत दिन से चर्चाएं चल रही थी। और अब बात करते हैं बाजार की। आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव रहा और इसी दबाव के साथ सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 454 अंक फिसलकर 72,643 पर बंद हुआ। निफ्टी 123 अंक गिरकर 22,023 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा बिकवाली पीएससी ऑटो एनर्जी शेयरों में रही। रियल्टी आईटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और एक्सेलर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का कहना है कि बाजार की हलचल में निवेशक एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं और मार्केट गिरने पर खरीदारी कर सकते हैं।
थिंक अगर एसआईपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एसआईपी आपको चालू रखनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी की कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब करेक्शन में आप निवेश करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पोर्टफोलियो में जो कैश है वो कैश के लेवल्स आप धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये करेक्शन और डीप होती जाती है तो यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय एट लोअर प्राइसेस। सो बेटर टू जस्ट वेट एंड वॉच and let this correction play out. थोड़ा dust settle होना चाहिए, and if stocks are corrected by 30-40%, then you make a buy entry. That will be certainly a better strategy और अच्छे रिटर्न बाद में मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जारी स्ट्रेस पर क्वांट फंड के फाउंडर संदीप टंडन का कहना है कि फंड मैनेजर हर हालत के लिए तैयार रहते हैं। मार्केट को देखते हुए निवेशकों को मिड और स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। इस कंट्री के अंदर अगर 12 करोड़ निवेशक है तो 12 करोड़ लोग एक ही दिन आके पैसा निकाल लेंगे। मैंने इतिहास में तो नहीं देखा है कभी होते हुए। जब दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी तब नहीं हुआ। जब दुनिया की सबसे बड़ी अपनी लाइफ में बनाई थी कोविड क्राइसिस हुआ तब नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ तो होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, इसको एकेडमिक के हिसाब से करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी बिलीव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी एसेट क्लास हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है और उसके अंदर भी मिड और स्मॉल रिटर्न ज्यादा ही देंगे स्मॉल कैप से। तो अगर कोई 10 साल का होराइजन लेके आता है तो मैं आज भी बोलूंगा मिड और स्मॉल में डालना चाहिए, लेकिन उसका 10 साल का होराइजन होना चाहिए। बाजार में क्या चल रहा है, क्या बाजार में स्ट्रेस है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत सारी जानकारी मांगी थी, मगर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबरों का खुलासा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। पूरी जानकारी के साथ असीम मनचंदा है। बताएं असीम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डाटा एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश दिए थे। कल देर शाम को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, लेकिन पाया गया कि एसबीआई ने इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर नहीं दिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए कि आपसे कहा गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देंगे, तो आपने अभी तक ये नंबर्स का डाटा अभी आपने क्यों नहीं दिया, इस पर जवाब दीजिए। इस पर एसबीआई के जो एमडी हैं उनको भी जवाब तलब किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के कुछ डेटा जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पड़ा हुआ था, तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने उस डाटा को वापसी की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से वो डाटा वापस करने के निर्देश दिए और साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये डाटा आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कीजिए। तो अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को दोबारा से होगी, तब एसबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई डायरेक्शंस इशू करेगा। शुक्रिया असीम। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है। जो बात इलेक्टोरल बॉन्ड की आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है, और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी है। ये बात हम पहले भी जानते थे, अब तो ये सिद्ध भी हो गया है। कल लोकसभा चुनावों का औपचारिक शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग कल शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव के बाद 30 मई तक नई सरकार का गठन होगा। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। को बेसब्री से इंतजार था कि कब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। शनिवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। पिछले अगर मैं 2019 की बात करूं तो चुनावों की घोषणा 10 मार्च को हुई थी, और कल चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव आयोग 4 राज्यों के अंदर
चुनावों की घोषणा भी कर सकता है। इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य शामिल है जहां पर कि विधानसभा चुनावों की घोषणा की जा सकती है। लोकसभा की अगर चुनावों की मैं बात करूं तो सरकार का जो कार्यकाल है वो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 जून तक खत्म हो रहा है। तो हमें यही उम्मीद है कि 30 मई तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। पिछली बार नई सरकार ने 30 मई को शपथ ली थी, तो हमें यही उम्मीद है कि इस बार भी 30 मई तक नई सरकार शपथ ले लेगी। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर है। आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहे। पीएम मोदी का दक्षिण की करीब 129 लोकसभा सीटों पर फोकस है। पीएम मोदी ने रैली में इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर स्टे लगाने की याचिका खारिज कर दी है। अब केजरीवाल को 16 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई थी। याचिका पर 2 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे की याचिका खारिज कर दी। साथ ही केजरीवाल के वकीलों से कहा कि पेशी की छूट के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। और अब बात न्यूज 18 नेटवर्क के ओपिनियन पोल की। न्यूज 18 नेटवर्क के न्यूज 18 नेटवर्क के मेगा ओपिनियन पोल में इस बार मोदी का तूफान साफ दिख रहा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान आया है। एनडीए 400 पार पहुंच सकती है, बता रहे हैं नीरज वाजपेयी। न्यूज 18 मेगा पोल आ चुका है और उसमें देश भर में कौन कितनी सीटों पर जीत सकता है इसका अनुमान हमारे सामने है। ये देश का सबसे बड़ा पोल है और उसके परिणाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कुल 518 सीट पे हमने ओपिनियन पोल किया था, उसमें से एनडीए 394 सीट जीत सकती है और इंडिया अलायंस 97। अगर इसको हम 543 सीट पे कन्वर्ट करें, जिन 25 पर हमने सर्वे नहीं किया था, लेकिन इसी फार्मूले से एक्सट्रापोलेट करते हैं तो 411 सीट का नंबर पहुंचता है एनडीए अलायंस का। यानी 411 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है और इंडिया अलायंस सिर्फ 105 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है। कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं जो ट्रिकी राज्य थे, जहां बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुई है, उसका क्या हाल है। सबसे पहला राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र है, जहां पे बहुत सारी पार्टीज अब गठबंधन बना रही हैं। उसमें भी एनडीए अलायंस 48% वोट शेयर के साथ 41 सीट जीतकर सबसे आगे है। यानी 48 में से 41 सीट जीतकर उसने बहुत डोमिनेंट पोजीशन बना ली है। दूसरा इसी तरीके से ट्रिकी स्टेट है पश्चिम बंगाल, जहां पे 1-on-1 हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। वहां पे एनडीए यानी बीजेपी प्लस 25 सीटें जीत रहा है। पिछली बार 18 थी, वहां से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इंडिया अलायंस यानी टीएमसी को आप कह सकते हैं एआईटीसी 17 सीटें सिर्फ जीत रहा है, जबकि वोट शेयर बराबर है। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां 80 में से 77 सीट बीजेपी प्लस के हाथ में और बीएसपी 1 और इंडिया अलायंस के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। मैसिव विक्ट्री वहां पे है। इसके बाद एक और स्टेट बिहार है, जहां पे हाल में बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। उसमें भी 39 में से 38 सीटें जीत के आ रहा है, यानी केवल 2 सीटें लोगों के लिए छूट रही हैं। 39 पिछली बार जीते थे, इस बार 38 है, तो बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो रही है। साउथ में भी स्थिति बहुत बेहतर है एनडीए अलायंस की। 2-3 राज्य वहाँ क्विकली देखते हैं। उड़ीसा में देखिए आप 13 सीटें बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है बीजेपी, वहाँ से जीत के आ रही बीजेपी जनता दल केवल 8 सीटें हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। तमिलनाडु में 5 सीटें, पिछली बार शायद 2014 में 1 जीती थी, इस बार 5 सीटें जीत रहे हैं और इंडिया अलायंस को हाथ में केवल 30 सीटें आती हुई दिख रही हैं। पड़ोसी राज्य केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। केरल का नंबर सरप्राइजिंग आपको लगेगा,
पहली बार खाता खोल रहे हैं और एनडीए वहाँ पे 2 सीट जीते हुए दिख रही है और बाकी यूडीएफ, एलडीएफ जो भी हैं वो सब मिलके बाकी 18 सीटें जीतते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है इसमें पैन इंडिया एनडीए अलायंस की बढ़त बनती हुई दिख रही है और 400 पार का नारा पूरा होता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। 21वीं सदी भारत की सदी है। 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया। 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। मुझे पूरा विश्वास है भारत पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर के उभरेगा। सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। युद्ध के साए के बीच इजरायल में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। युद्ध के 5 महीने के बाद अब थोड़े पर्यटक भी यहां आना शुरू हो गए हैं। क्या है इजरायल के हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजरायल में हमले का संकट हमेशा रहता है। फिर भी खूब टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अक्टूबर में हमास के हमले का टूरिज्म पर जबरदस्त असर हुआ और टूरिस्ट ने इजरायल आना बंद कर दिया। मगर अब गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इजरायल में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है और साथ में ही जो है पिछले 5 महीने के युद्ध के बाद जो है अब लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक भी अब थोड़े बहुत जो है पर्यटक यहाँ आने शुरू हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के जो पर्यटक पहले जो यहाँ देखने को मिलते थे वो अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। अभी भी लोगों में डर का माहौल है। हालांकि टूरिज़्म इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अगले 2-3 महीने में जो है हालात यहाँ सुधर जाएंगे और फिर से पर्यटक यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। When you have a war or pandemic or any other situation like this, there is obviously a drop in the tourism, but it always passes and the tourists return over here. इजराइल में पर्यटन के लिए कई आकर्षण हैं, लेकिन डेड सी पर्यटकों की पहली पसंद है, जहां समुद्र की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि सीधे लेट जाने पर भी आप इसमें डूबते नहीं हैं। So the Dead Sea, beyond being the lowest place in the world, is also a place that is full of minerals and heavy metals, which are very good for your body and for your skin. So a lot of people come here both to relax and also to get cured sometime. यहाँ हर सेक्टर में आपको भारतीय मिल जाएंगे, जैसे कि रीना पुष्करना जो भारतीय रेस्टोरेंट चलाती हैं। रीना मानती हैं कि अगर हालात कुछ महीने सामान्य रहे तो टूरिज्म नॉर्मल हो जाएगा। आस्ते आस्ते लोग बाहर आ रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। वॉर खत्म हो रहा है, आई थिंक खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी। एवरी डे इज अ न्यू डे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टूरिस्ट वापस आए और इजरायली जो है अपने घरों से निकले और बाहर जाए एंजॉय करने के लिए। भारत और इजराइल में टूरिज्म टेक्नोलॉजी से लेकर एग्रीकल्चर तक गहरा रिश्ता रहा है। बिगड़े हालात के बावजूद रिश्तों पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन हालात सामान्य होने पर टूरिज्म समेत कई सेक्टर्स में कारोबार बढ़ेगा। प्रीति सोमपुरा, CNBC आवाज। इधर बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन अस्पताल से घर लौट आए हैं। अमिताभ को आज सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। 4 घंटे अस्पताल में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन के पैर में हुए क्लॉट की वजह से एंजियोप्लास्टी हुई थी। कुछ समय पहले बिग बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आपका हमेशा आभार। सदी के महानायक के फैंस लगातार एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।